स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। खबर करौली से मिल रही है। यहां पानी की टंकी पर पति पत्नी चढ़े हुए हैं। 3 महीने से वेतन बकाया चल रहा है। दिलवा दीजिए, भुगतान करवाओ, ये मांग टंकी पर चढ़कर ये दंपत्ति उठा रहे हैं। भुगतान नहीं होने पर ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले भी इन्होंने प्रदर्शन किया था और तब इन्हें आश्वासन देकर किसी तरह से मनाया गया था, लेकिन उसके बाद भी इनकी मांग पूरी नहीं हुई। इनका बकाया वेतन का भुगतान नहीं हुआ, तो आज ये दंपत्ति पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन कर रहे हैं। बकाया वेतन भुगतान दिलाने की मांग उठा रहे हैं। संचालक कंपनी में चौकीदार के पद पर यह युवक काम करता है 3 महीने से। इसे इसका वेतन नहीं मिला, इसकी तनख्वाह नहीं मिली है, जिससे परिवार के सामने कई दिक्कतें खड़ी हो गई हैं। बताया जा रहा है कि इनके बच्चे बीमार हैं, उनके इलाज के लिए पैसा चाहिए, और भी कई दुश्वारियां हैं। वेतन नहीं मिलने की वजह से हर एक पल पहाड़ सा मुश्किल हो चला है और ऐसे में ये अपना हक मांग रहे हैं। काम किया है, पैसा दो, ये मांग टंकी पर चढ़कर ये दंपत्ति उठा रहे हैं। और बांसवाड़ा से बड़ी खबर है। स्पा सेंटर पर पुलिस ने कार्रवाई की है। शहर के नक्षत्र मॉल में 2 स्पा सेंटर संचालित हो रहे हैं, जिन पर छापा मारा गया। सब इंस्पेक्टर यहां बोगस ग्राहक बनकर भेजा गया। सब इंस्पेक्टर बोगस ग्राहक बनकर यहां आया स्पा सेंटर में, और फिर यह छापा पड़ा। 4 लड़कियों को स्पा सेंटर से हिरासत में लिया गया है। लड़कियों से राजा तालाब थाना पुलिस फिलहाल पूछताछ कर रही है। डीएसपी सुरवीर सिंह के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। देखिए, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। शिकायतें थी, अंदेशा था, और ऐसे में महिला पुलिस कर्मियों को लेकर यह छापा पुलिस ने मारा है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी आकाश से। आकाश, क्या कुछ हुआ, क्या जानकारी है, किस तरह की शिकायत थी इस स्पा सेंटर को लेकर? टाइम से चल रहा था, जिसके बाद पुलिस को भी शिकायत आई, जिसके बाद आज पुलिस ने एक बोगस ग्राहक बनाकर अधिकारी को भेजा, जिसके बाद वहां कंफर्मेशन हुई और मौके पर पुलिस पहुंची और 4 युवतियों को गिरफ्तार किया। पर मौके से जो विस्पा संचालक के मालिक है वो वहां से फरार हो गए थे। पुलिस अब उसको पकड़ने की कार्रवाई कर रही है। तो क्या दोनों ही स्पा सेंटरों में ये गोरख धंधा चल रहा था? नहीं, जहाँ पहले विस्पा सेंटर पे गए वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। जब उसी मॉल में 3री फ्लोर पर जो विस्पा सेंटर चल रहा था वहाँ पर कंफर्मेशन हुई, उसके बाद पुलिस ने वहाँ पर कार्रवाई की। तो किन धाराओं में मामला दर्ज किया गया है पुलिस की ओर से? पुलिस अभी वेश्यावृत्ति के बारे में बता रही है और आगे की जो मालिक है उसको पकड़कर पूछताछ करेगी और उस हिसाब से अभी चारों लड़कियों को थाने में ले जाया गया। तो इस स्पा सेंटर के बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है? इसका मालिक कौन है, किस तरह की पहुंच रखता है, कितने समय से यहाँ पर ये सब चल रहा था? पुलिस अब उसी बारे में जानकारी ले रही है। जो 4 युवतियों को गिरफ्तार किया है उनसे इस बारे में जानकारी ले रही है। पर यह विस्पा सेंटर पिछले 1 वर्ष से बता रहे हैं, अब कंफर्मेशन पुलिस बताएगी पूरी। तो आकाश, जिन 4 युवतियों को हिरासत में लिया गया है, हो सकता है स्पा सेंटर के मालिक से अभी पूछताछ की जाए। उस वक्त वहां पर कोई और ग्राहक नहीं था, किसी और को साथ में नहीं पकड़ा गया है? नहीं, इसमें अभी 4 ही लड़कियों को ही पकड़ा है। उस समय जब गए, जब बोगस ग्राहक बनकर गया था। चलिए, शुक्रिया। सूचना मिली थी, यहाँ जो एंजल स्पा सेंटर है, यहाँ पे स्पा सेंटर की आड़ में वेश्यावृत्ति का काम हो रहा है, जिस पर हमने एक बोगस ग्राहक भेजा जो हमारा एक पुलिस अधिकारी था, और हमने उस चीज़ को वेरीफाई किया और वेरीफाई करने के बाद हमने कार्रवाई की है। यहाँ कुल 4 लड़कियाँ मिली है जिनको वेश्यावृत्ति के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, और इसका जो मालिक है उसकी तलाश कर रहे हैं और उससे खिलाफ भी। और जयपुर से बड़ी खबर है। पॉक्सो के बढ़ते मामलों पर हाईकोर्ट की नई गाइडलाइन सामने आई है। हाईकोर्ट ने सभी अधीनस्थ न्यायालयों के लिए एक गाइडलाइन जारी की है। 3 साल से जो पॉक्सो के मामले लंबित हैं, अब रेड फ्लैग कैटेगरी में उन्हें शामिल किया जाएगा। 2 साल से लंबित मामले ऑरेंज फ्लैग श्रेणी में शामिल होंगे और 1 साल से लंबित मामले येलो फ्लैग कैटेगरी में शामिल होंगे। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी राकेश से। राकेश, एक तो खबर बताएं और दूसरा समझाएं। हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से राजस्थान में जो बाल अपराध से जुड़े मामले बढ़ते जा रहे हैं लगातार, चाहे वो बाल दुराचार के हों
या उनके साथ यौन शोषण के मामले हों, उनको लेकर के हाईकोर्ट ने अब एक नई गाइडलाइन जारी की है और ऐसे मामलों का त्वरित निस्तारण करने के जो हाईकोर्ट ने एक व्यवस्था दी है। खासतौर पर चूंकि जो बाल अपराध हैं उन पर किस तरीके से अंकुश लगे और किस तरीके से उनकी एक प्रभावी सुनवाई हो सके, इसके लिए हाईकोर्ट के साथ साथ जो जिला न्यायालय हैं, इसके अलावा जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, उन सभी न्यायालयों में एक व्यवस्था दी गई है कि जो पॉक्सो एक्ट के ऐसे मामले हैं, चाहे इसमें बाल दुराचार हो या बच्चों के साथ शोषण की बात हो, ऐसे मामलों को 1 वर्ष में अगर जो नहीं निपट पाए ऐसे मामले, उनको येलो कैटेगरी से फ्लैगशिप किया जाएगा और जो 2 साल से जो मामले लंबित हैं, जिन पर अभी तक डिसीजन कोर्ट नहीं कर पाए हैं, उनको ऑरेंज कैटेगरी में, और जो 3 साल जिन मामलों में कोई कोर्ट डिसीजन नहीं कर पाया वो रेड फ्लैगशिप के साथ जो है वो फाइलें देखी जाएंगी। यानी हर हाल में ऐसे मामलों में त्वरित निस्तारण की जो प्रक्रिया हाईकोर्ट ने एक बनाई है, उसी के तहत इनको कैटेगराइज किया गया है कि बच्चों के साथ किसी तरह के का जो उनका बचपन है वो ना छिने, उनके साथ दुर्व्यवहार ना हो, उनका शोषण ना हो। चलिए, शुक्रिया। और जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है। राइट टू हेल्थ बिल को लेकर ये बड़ी खबर है। विधानसभा में इसे लेकर प्रवर समिति की बैठक हुई है। अब 13 फरवरी को प्रवर समिति की बैठक फिर होगी। बिल में जो बिंदु शामिल किए गए हैं उन पर चर्चा हो रही है। बैठक में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया भी मौजूद। मंत्री प्रसादी लाल मीणा की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी सौरभ गृहस्थी से। सौरभ, क्या जानकारी छनकर बाहर आई है इस बैठक से जुड़ी हुई? जी बिल्कुल, देखिए इस बैठक का इंतजार जो है वो तमाम डॉक्टर्स भी लगातार कर रहे थे और ये बैठक जो है वो विधानसभा में हो चुकी है। बैठक के बाद पूर्व चिकित्सा मंत्री कालीचरण सराफ ने न्यूज 18 से बातचीत में बताया कि इस बैठक में ये कहा गया कि जो भी अमेंडमेंट चाहे गए थे, चाहे बात विधायकों की तरफ से हो या फिर डॉक्टर्स द्वारा जो रिप्रेजेंटेशन जो है वो दिया गया था, वो तमाम अमेंडमेंट जो है वो मान लिए गए हैं। ये बात जो है वो इस प्रवर समिति की बैठक में कही गई। लेकिन चूंकि जिस प्रकार से अभी जो ड्राफ्ट था उसमें ये अमेंडमेंट जो है वो शामिल नहीं किए गए थे, इसलिए से फिर से ये कहा गया है कि 13 फरवरी को जब फिर से जब बैठक होगी तो उसमें शब्द जो है वो बताया जाए कि कौन कौन से अमेंडमेंट जो है वो माने गए हैं और किनको जो है वो शामिल नहीं किए गया। इसलिए से 13 फरवरी को, क्योंकि 10 तारीख को बजट आना है, तो उसके बाद 13 फरवरी को ये बैठक जो है वो होगी विधानसभा में। शाम 5 बजे ये बैठक जो है वो फिर से रखी गई है और क्या क्या चीजें शामिल की गई है। लेकिन विरोध में जो मेन पॉइंट था वो था इमरजेंसी शब्द को डिफाइन करने को लेकर। जी बिल्कुल, इमरजेंसी शब्द हो, चाहे बात कमेटी की बात हो या फिर कोर्ट में जाने का अधिकार की बात हो, ये तमाम चीजें जो है वो डॉक्टर्स ने भी जो है वो अपनी मांगों में इसे शामिल किया था। लेकिन चूंकि आज ये कहा गया है कि आज सरकार की तरफ से कि जो डॉक्टर्स की तमाम मांगे थी वो मान ली गई हैं, लेकिन अब चूंकि वो ड्राफ्ट में अभी शामिल नहीं की गई है, इसलिए से अब अगला जब ये बैठक होगी तब ड्राफ्ट जो है वो फिर से जो तमाम जो सदस्य हैं प्रवर समिति के, उनके समक्ष रखा जाएगा और उसमें देखा जाएगा कि किन किन बातों को जो है वो शामिल कर लिया गया और कौन कौन सी बातें अभी छूट चुकी है। तो 13 तारीख का और इंतजार जो है वो करना पड़ेगा, उसके बाद जो है वो संभवतः ये बिल पास हो पाए। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें। और जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है। दिव्या मित्तल को राहत नहीं मिली है। एसीबी कोर्ट के स्पेशल जज ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। देखिए, 2 करोड़ की रिश्वत मांगने के मामले में एसीबी ने दिव्या मित्तल को गिरफ्तार किया। रिमांड पर वो चल रही थी, उनसे पूछताछ की गई। इसके बाद उन्हें जेल भेजने के आदेश हुए दूसरी पेशी में। और अब जानकारी मिल रही है कि दिव्या मित्तल ने अप्लाई किया था, जमानत याचिका दाखिल की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। देखिए, अजमेर में ये जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था, जिस पर सुनवाई हुई। 16 जनवरी को एसीबी ने दिव्या मित्तल को गिरफ्तार किया था। 2 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने के मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई थी। तेजी से जांच भी चल रही है। कई चौंकाने वाले खुलासे भी इस बीच हो रहे हैं। ये बड़ी खबर है। दिव्या मित्तल को राहत नहीं मिली है। दिव्या मित्तल ने कोर्ट में याचिका लगाई थी, जमानत के लिए अप्लाई किया था,
और उसकी जमानत याचिका को कोर्ट ने सुनवाई के दौरान खारिज कर दिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। दिव्या मित्तल मामले में लगातार बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, कई सारी जानकारियां निकलकर सामने आई हैं और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी विष्णु शर्मा से। विष्णु, देखिए, दो तीन चीजें जो जानना चाहते हैं। एक, किस ग्राउंड पर दिव्या मित्तल ने कोर्ट से जमानत के लिए प्ली किया था? दूसरा, काउंटर में क्या कहा गया और कोर्ट की रीजनिंग क्या कह रही है खारिज करने के पीछे? देखिए, अभी तक दिव्या मित्तल के जो है जो जमानत का जो प्रार्थना पत्र था वो खारिज होने की बात सामने आई और वहीं पर एसीबी की ओर से एडिशनल एसपी पुष्पेंद्र सिंह राठौर, उसके अलावा डिप्टी एसपी जो कि अनुसंधान अधिकारी हैं मांगीलाल चौधरी, वे इस दौरान मौजूद थे, उनके वकील मौजूद थे। उन्होंने इस बात की जो सबूत देते हुए कहा कि दिव्या मित्तल की जमानत याचिका से जमानत मिलने से जो सबूत है, उनको जो गवाह है उनको काफी उनके पर असर पड़ेगा। और ऐसे में वहीं पर जो बर्खास्त सिपाही है सुमित कुमार, जिसका नाम चल रहा है, जो कि फरार बताया जा रहा है, उसका भी अभी कुछ पता नहीं चला है। तो ऐसे में सबूतों के साथ छेड़छाड़ होगी और जो पूरा मामला है उसको कहीं ना कहीं दिव्या मित्तल अपने प्रभाव से प्रभावित कर सकते हैं। इसीलिए आज इस कोर्ट में इस जमानत याचिका को खारिज करने की अपील जो थी वो पुलिस की ओर से की गई, एसीबी की ओर से की गई। इसको कोर्ट ने स्वीकार भी कर लिया, चूंकि मामला 2 करोड़ की रिश्वत से लेनदेन से था। ऐसे में एसीबी के स्पेशल जज ने इस पूरे मामले को सुनने के बाद आखिरकार आज दिव्या मित्तल की जमानत याचिका खारिज कर दी और अब दिव्या मित्तल को फिलहाल 3 फरवरी तक जो है जेल में रहना पड़ सकता है और उसकी जो आगामी जो तारीख है उसके बाद एक बार फिर से हो सकता है कि जमानत के ऊपर कोर्ट सुनवाई करे। जी हाँ, लेकिन विष्णु, अभी फिलहाल वो पुलिस रिमांड पर तो है नहीं, वो जुडिशियल कस्टडी में। जी बिल्कुल, अभी दिव्या मित्तल अजमेर में ही जिला जेल में बंद है और क्योंकि 21 तारीख को यानी 6 दिन उनको एसीबी ने रिमांड पर लिया था। उसके बाद में जब उनको वापस से कोर्ट में पेश किया गया, अजमेर की कोर्ट में पेश किया गया, तब स्पेशल जज कोर्ट ने, एसीबी की कोर्ट ने उनको 3 फरवरी तक जेल भेजा था। और उसी बीच में 3 फरवरी से पहले दिव्या मित्तल की वकीलों की ओर से जमानत याचिका लगाई गई थी, लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। और जालोर से बड़ी खबर बता रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास सुरक्षा से जुड़ी हुई, सामरिक महत्व से जुड़ी हुई एक बड़ी चूक सामने आई है। 2000 से अधिक लोगों ने लगभग पिछले 1 महीने से यहां डेरा डाला हुआ है। कोई पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुआ है और नियम साफ साफ कहते हैं कि बिना पुलिस वेरिफिकेशन के कोई भी व्यक्ति वहां नहीं रह सकता। जानकारी यह मिल रही है कि इनमें से अधिकतर वो लोग हैं जो बाहरी राज्यों से आए हैं मजदूरी के लिए और उन्होंने डेरा डाला हुआ है। इधर सिक्योरिटी एजेंसी के कर्मचारियों ने भी वहां डेरा डाला हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी श्याम से। श्याम, क्या जानकारी है? श्याम, सुन पा रहे हैं मुझे? जी स्वप्निल, जिस तरीके से जो ये अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर का इलाका है, जालोर का सांचौर के क्षेत्र, वहां पर अडेसा में बड़ी मात्रा में जो है यानी कि मजदूर व सिक्योरिटी गार्ड में काम करने वाले कंपनियों के 2000 से अधिक कर्मचारी वो वहां पर पहुंच चुके हैं। इस पूरे मामले की जो सांचौर पुलिस को जानकारी होनी चाहिए थी वो जानकारी नहीं है। पुलिस के तमाम अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने इस चीज से इनकार किया है कि हमारे पास कोई वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। ऐसे में अपने आप में बड़ी चूक है। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर यानी कि पाकिस्तान महज कुछ ही किलोमीटर दूर है और वहां पर इस प्रतिबंधित क्षेत्र के अंदर 2000 से अधिक बाहरी राज्यों के लोगों ने डेरा डाल दिया और यहाँ पर काम कर रहे हैं। ऐसे में अब जालोर के एसपी है, उन्होंने ये कहा है कि पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। इसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय सिक्योरिटी को लेकर जो सुरक्षा एजेंसी है वो भी पूरी तरीके से सतर्क हो चुकी है और जो तमाम यहाँ पर जो लोगों ने डेरा डाला है उनकी पूछताछ व इन्वेस्टिगेशन का काम है वो शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से बड़ी मात्रा में जो बाहरी राज्यों से लोग पहुंचे हैं, इन पूरी घटना को लेकर कहीं ना कहीं स्थानीय पुलिस पर भी बड़े सवाल खड़े होते हैं कि प्रतिबंधित क्षेत्र के अंदर इतनी बड़ी मात्रा में लोग कैसे पहुंच गए और इनका वेरिफिकेशन आखिर क्यों नहीं हुआ। जी स्वप्निल, 2-3 लेवल पर बड़ी चूक है। देखिए, एक तो ये कि जिस किसी ने भी इनको बुलाया उसने भी प्रशासन को इन्फॉर्म नहीं किया, दूसरा इन्होंने खुद भी ये कदम नहीं उठाए, और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि इतने समय से, अगर लगभग 1 महीने से वो वहां पर डेरा डाले हुए हैं और जब पुलिस से आप सवाल पूछते हो और वो ये कहे कि हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो ये जवाब तो वैसे भी गले के नीचे नहीं उतरता। निश्चित तौर से स्वप्निल, पुलिस की जिम्मेदारी थी कि उसके क्षेत्र के अंदर इस तरीके से बड़ी मात्रा में जो बाहरी राज्यों के लोग पहुंचते हैं तो उनका पुलिस वेरिफिकेशन करने के बाद में ही उस क्षेत्र में जाने की अनुमति दी जाती है। लेकिन पुलिस ने इस तमाम चीजों को लेकर गंभीरता से नहीं लिया और दूसरा, सुरक्षा एजेंसियों को भी इनपुट है वो स्थानीय पुलिस के साथ ही जो आईबी की रिपोर्ट, जो तमाम जो यहाँ की जांच एजेंसियां उनके मार्फत ही मिली और उसके बाद में सतर्कता जो टीम है। चलिए, शुक्रिया श्याम।
और अब बात कर लेते हैं राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल की बेरोजगार आक्रोश यात्रा की। किरोड़ीलाल मीणा समर्थकों के साथ जयपुर बॉर्डर पर पहुंच गए और यहां पुलिस से झड़प हुई है। किरोड़ीलाल मीणा की बेरोजगार आक्रोश यात्रा जैसे ही जयपुर बॉर्डर पर पहुंची, पुलिस ने पहले ही व्यवस्था कर रखी थी उन्हें रोकने की। पुलिस ने उन्हें रोक लिया। सबसे पहले तो समर्थक वहां पर पुलिस से भिड़ गए और इसके कुछ ही देर बाद जैसे ही किरोड़ीलाल मीणा, जो कि आक्रोश यात्रा में उनकी गाड़ी चूंकि थोड़ा पीछे थी, वो वहां पहुंचे तो गाड़ी से उतरकर सीधे समर्थकों के बीच में आए और पुलिस कर्मियों से बातचीत शुरू की और झड़प की स्थिति बनी। बहरहाल घाट की गुरी पर पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। किरोड़ीलाल मीणा अपने कार्यकर्ताओं के साथ वहां पर मौजूद थे और पुलिस के बीच मतलब किरोड़ीलाल मीणा और उनके समर्थक और दूसरी तरफ पुलिस, इनके बीच झड़प हुई है। समर्थकों के साथ किरोड़ीलाल मीणा वहां धरने पर बैठ गए। पेपर लीक मामलों की सीबीआई जांच की मांग को लेकर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा धरने पर बैठ गए। डॉक्टर साहब, कब तक धरने पर रहेंगे? प्रयास करेंगे सरकार हमारी मांग माने। आपने अपने समर्थकों को कहा है कि अगर सीबीआई जांच नहीं होगी तो ईडी आएगी, तो आप कह रहे हैं कि किसी भी सूरत में हटना नहीं है, सरकार को झुकाना ही है। देखो, मैं झुकाने वाला कोई नहीं होता। ये पार्टी के निर्णय के बाद मैंने ये कार्यक्रम हाथ में लिया है। पार्टी अंदर विधानसभा में करेगी, मैं सड़क पर कर रहा हूँ हमारी कार्यकर्ताओं और जनता को लेकर। और हम धरने पे बैठे हैं। हाँ, मीडिया ने बताया कि सीबीआई जांच मना कर दी। धारीवाल जी ने मना करना उनका काम है, उनको मनाना हमारा काम है। तो अब क्या लगता है, पार्टी के नेता आ रहे हैं और आप क्या पूरी रात यहाँ पे धरने पे बैठेंगे और उनके साथ में नहीं बैठूंगा। बाकी युवाओं को कहूंगा, कह दिया कि आप अपने अपने घर जाएं, क्योंकि इसमें एक समस्या और है कि बाहर की फर्जी डिग्रियां लेके बाहर के राज्य के लोग हमारे बच्चों की नौकरी का हक मार रहे हैं। इसलिए हरियाणा दूसरे राज्य की तर्ज पर राजस्थान की सरकार एक बिल लाए कि हमारे स्थानीय बच्चों को 90% आरक्षण का प्रावधान करे नौकरियों में, रोजगार हो। डॉक्टर साहब, इस बात से भी आहत होंगे कि आपने जो भी सबूत दिए सरकार को, सरकार ने उनको अनसुना किया, अनदेखा किया, इसलिए बुरी तरह से आहत हूँ, बुरी तरह से निराश हूँ। एसओजी के अधिकारियों का भी हाथ बताया, सीएमओ के अधिकारियों का भी नाम बताया, एमएलए का भी बताया, मंत्री का भी बताया, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के लोगों का भी नाम बताया, आरपीएससी के लोगों का भी नाम बताया। और उसके बाद भी मुख्यमंत्री ये कहें कि मेरा कोई अधिकारी, कोई नेता नहीं है, तो इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात कोई नहीं हो सकती। और उस पर ऊपर ये और कह दें कि पेपर लीक बीजेपी के राज में भी हुए थे, तो आप मुख्यमंत्री क्यों बन के बैठे हो, आप कुर्सी छोड़ दो। तो क्या लड़ाई अब आर पार की होगी डॉक्टर साहब? आर पार का पार्टी निर्णय करेगी। तो ये थे डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, जो धरने पर बैठ गए हैं समर्थकों के साथ में और कह रहे हैं कि पार्टी के नेता आएंगे, रणनीति बनाएंगे, लेकिन कुछ ठोस आश्वासन लेकर ही यहाँ से जाएंगे। फिलहाल जम गए डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा अपने समर्थकों के साथ। कैमरा पर्सन यासीन के साथ बाबूलाल घायल, न्यूज 18 जयपुर। जोधपुर में मॉक ड्रिल के दौरान हादसा हुआ। G20 सम्मेलन को लेकर होटल में मॉक ड्रिल हो रही थी। अगर किन्हीं कारणों से होटल में आग लगती है तो टीमें किस तरह से काम करेंगी, इसकी प्रैक्टिस की जा रही थी। लेकिन आग लगने के दौरान बाहर निकालने का जो डेमो हो रहा था, उस दौरान होटल का एक कर्मचारी जाल पर कूदा। सिविल डिफेंस टीम ने जाल को मजबूती से नहीं पकड़ा हुआ था, तो डेमो के दौरान कर्मचारी जमीन से टकराकर घायल हो गया। होटल कर्मचारी को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। क्लास से आग जली और उसमें सभी हम देखना चाह रहे थे कि सभी टीम्स की तैयारी कैसी। उसी के ही क्रम में सभी जो टीम्स वहाँ पर पहुँची, अपना सिविल डिफेंस भी पहुँची। सिविल डिफेंस टीम ने अपना नीचे जाला लगाया, जैसे कि जो जंप करते हैं तो उन्होंने बोला कि जंप करें जो होटल स्टाफ वालों को। इसी में ही एक जो है अकस्मात की एक होटल कर्मचारी ऊपर से कूद गया। उस समय सिविल डिफेंस की जो टीम थी वो इतनी तो अपने आप में हो सकता है ये खबर आपको चौंका जाए, क्योंकि इस तरह की खबरें अमूमन सुनने को नहीं मिलती है, खासकर तब जब जिनके ऊपर जान बचाने की जिम्मेदारी हो या इस तरह के चीजों से निपटने की जिम्मेदारी हो। बहरहाल चंद्रशेखर हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। चंद्रशेखर, वैसे तो मॉक ड्रिल इसीलिए की जाती है कि अगर कोई कहीं कोई कमी रह गई है या कमी बेची है या अगर ओवर ऑयलिंग नहीं है तो उसको दुरुस्त किया जा सके, लेकिन फिर भी इस तरह की हादसे की खबर मैंने पहले कभी सुनी नहीं है।
देखिए स्वतंत्र बात करें तो जिस प्रकार से ये जो मॉकड्रिल का वास्तव में मतलब ही यही है कि जिस तरह से कोई कमियां रह जाती है किस तरह से उसमें सुधार किया जा सकता है, और जब आपात स्थिति से रूबरू होना पड़ता है तो उससे पहले की गई तैयारियां, उसमें क्या कमियां हैं उनको खोजने के लिए मॉकड्रिल की जाती है। और आज एक ऐसा हादसा सामने आया जिसमें जो सिविल डिफेंस के जो कार्यकर्ता कर्मचारी थे उनकी कहीं ना कहीं छोटी सी लापरवाही के चलते एक बड़ा हादसा होते रह गया। दरअसल पर सिविल डिफेंस तो काफी स्ट्रिक्ट होती है, क्या कोई एक्शन लिया जाएगा सिविल डिफेंस के स्तर पर उन लोगों पर जिनकी लापरवाही मानी जा रही है? और देखिए इसमें जो हमारी बात हुई थी डीसीपी से हमारी बात हुई, उन्होंने बताया कि जब एक तरह से लगभग पूरा हो चुका था कि जब किसी होटल में आग लग जाती है तो किस तरह से लोगों को बाहर निकाला जाता है, इसको लेकर जाल जो है नीचे लगाकर खड़े थे सिविल डिफेंस के टीम के लोग, और अचानक से एक जो बगैर सूचित किए कोई एक कर्मचारी था जो वो कूद गया था, और इस दौरान जो सिविल डिफेंस के जो कर्मचारी थे उनके हाथ में जाल जो है लूज पकड़ा हुआ था, जिसके चलते वो जमीन से टकरा गया। तो हालांकि ये बताया जा रहा है कि मामूली चोट लगी है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर मॉकड्रिल में इस तरह की कमियां सामने आती है तो बहुत चिंतन का विषय है। और वास्तव में देखा जाए तो मॉकड्रिल की जो सफलता यही है कि इस तरह की कमियां सामने कितने ऊपर से ये कर्मचारी कूदा था और कितनी चोटें आई हैं उसे? देखिए बताया जा रहा है करीब 10 से 12 फीट ऊपर से ये नीचे कूदा था, और जैसे ही जाल में कूदा और जाल में कूदते ही जो लूज जाल था तो वो जमीन से टकरा गया। और ठीक है, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। बढ़ते आगे। पेपर लीक मामले में सरकार ने सीबीआई जांच की मांग खारिज कर दी। मंत्री शांति धारीवाल ने सदन में यह जानकारी दी। कहा, हम नहीं चाहते कि मामला सीबीआई को जाए, फिर अगले 8 साल तक यह मामला अटका रहे। अगर इस मामले को सीबीआई को दिया गया तो सोचिए क्या होगा, बताओ नारायण जी, भजवन नारायण। 8 साल तक तो सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन चलता रहेगा और सारे जितने भी दस्तावेज हैं ये सब सीबीआई जब्त करके ले जाएगी, और फिर परीक्षाएं 15 साल तक भी नहीं हो पाएगी। अगर सीबीआई को दे दिया गया तो सारे डॉक्यूमेंट ले जाएगी और विद्यार्थियों का भविष्य खराब हो जाएगा। जो आपने कहा कि साहब पेपर लीक हो गया, बच्चों का भविष्य बिगड़ गया, आप कब करवाओगे, कब नहीं करवाओगे, उसका जवाब मैं दूंगा कटारे साहब। मैं इस मामले में तेजी से जांच करवाई जा रही है और डे टू डे मॉनिटरिंग किया जा रहा है। आज भी डे टू डे मॉनिटरिंग हो रहा है और दोषियों को सख्त से सख्त सजा हम दिलवाएंगे, ये हमारा कमिटमेंट है। विद्यार्थियों का भविष्य खराब ना हो इसके लिए परीक्षा करवा करके उनको भर्ती करेंगे। इसलिए आप सीबीआई की जिद छोड़ो। राजस्थान पुलिस बहुत सक्षम पुलिस है, मैं आपकी सीबीआई की मांग को भी खारिज करता हूं। और जयपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई सामने आई। नगर निगम हेरिटेज में एसीबी ने एक्शन लिया। वरिष्ठ लिपिक को ट्रैप किया गया। 25,000 रुपए की रिश्वत लेते उसे पकड़ लिया गया। ये बड़ी खबर जयपुर से, एसीबी की बड़ी कार्रवाई। और बीकानेर से खबर है, शहर में एक बार फिर फायरिंग से सनसनी फैल गई है। दिन दहाड़े सरेआम युवक प्रभुदयाल को गोली मार दी गई। आईटीआई चौराहे के पास पटेल नगर में यह वारदात हुई। युवक की हालत गंभीर है, उसे ट्रॉमा सेंटर में एडमिट करवाया गया है। इधर सीओ सदर और सीआई पीबीएम अस्पताल पहुंचे और जानकारी जुटाई। घटना से संबंधित जेएनवीसी थाना क्षेत्र में यह वारदात हुई है। झुंझुनू के चिड़ावा में सर्दी के इस मौसम में भी पीने के पानी की किल्लत से लोग परेशान हैं। आए दिन जलदाय विभाग और अधिकारियों का घेराव हो रहा है। आज भी वार्ड नंबर 10 और 15 का प्रतिनिधि मंडल तहसीलदार से मिला और अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत करवाया। जो मेन मुख्य जो टंकी है चिड़ावा की, जो 50 साल पहले से जिसमें पानी की सप्लाई हो रही है, उसमें पानी प्रॉपर तरीके से नहीं जा रहा, तो वो सुबह पानी की सप्लाई बाधित हो रही है। यहाँ के जो कर्मचारी हैं, जो पानी खोलते हैं, जो पानी टंकी में चढ़ाते हैं, उनकी भयंकर लापरवाही है। यहाँ जलदाय विभाग में आईएन की पोस्ट काफी टाइम से खाली पड़ी है, वो पोस्ट सरकार नहीं भर रही है। और आज अगर सर्दियों में अगर ये हालत है पानी की, तो आगे 2 माह बाद में जो गर्मी का सीजन आएगा उसमें क्या हालत होगी आप सब लोग सोच सकते हो। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।